चलो, ये जो साइंस है ग्रुप डी के पेपर को तो छोड़ दो, अच्छे से अच्छे अपन रेलवे का बड़े से बड़ा एग्जाम भी कवर हो जाएगा, ग्रुप डी का पेपर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। ध्यान से समझो, आज की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको तारक काय, तारक काय, तारक काय जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? ठीक है, पीछे से चलेंगे आगे तक, कल जितना पढ़ा था लाइट चली गई थी इसके कारण पीछे से चलेंगे आगे, और आगे से फिर उसका आगे अपन केंद्रक पढ़ेंगे, उसके बाद डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए के बाद अपन सारी चीजें पढ़ना है आज की क्लास में, है ना। मजेदार क्लास है, मजा आ जाएगा, घबराना नहीं है, कुछ नहीं समझ में आए हाथ ऊंचा करके पूछ लेना एक बार, ठीक है। चलो, तारक काय की बात करें, तारक काय को हम कहते हैं भैया क्या? सेंट्रोसोम। होता क्या है सर? होता क्या है? सेंट्रोसोम तारक काय का महत्वपूर्ण काम होता है भाई कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है यार? देखो, आप अगर अपनी बॉडी को और ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग और अगर आपको मोटा होना है तो आपके शरीर में मांस को बढ़ाना पड़ेगा, और जब अगर मांस को बढ़ाना पड़ेगा तो मांस किससे बनता है? कोशिका, कोशिका को बनाना। तो कोशिका कब बनेंगी? जब पुरानी कोशिकाएं टूटेंगी, और पुरानी कोशिकाएं टूटकर ही नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिका कैसे बनती है? पुरानी कोशिकाओं के टूटने से। ये बात समझ जाओ। अब मान लो मेरे दोस्त कि यहां पर ये आपके शरीर की कोशिका है, और तुम्हें पता है अच्छे से कोशिका का बीच वाला भाग क्या होता है? केंद्रक। यस और नो? तो यहां पर मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनो कि यही इसी जगह पर उपस्थित रहेंगे आपके शरीर में तारक काय, कोशिका के अंदर। अब जब सेल डिवीजन होगा तो आपके यही कोशिका आगे चल के दो कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगी और ये नष्ट हो जाएगी। कैसे? देखिए, ये तारक काय जो रहेंगे, सेंट्रोसोम जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये इस केंद्रक को दो भागों में जब बढ़ जाएगा केंद्रक, कोशिका विभाजन के समय जब केंद्रक न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है, आधा आधा हो जाता है, ऐसा और ऐसा, तो ये तारक काय से विशेष प्रकार के धागे निकलते हैं जिसे तंतु कहते हैं, और ये तंतु इस केंद्रक के टूटे हुए हिस्से को खींचकर कहां ले आते हैं? यहां और यहां। फलस्वरूप ये कोशिका का आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है, आधा केंद्रक यहां, आधा यहां, और फिर आगे चल के इस प्रकार से दो कोशिकाएं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। समझ में आया हो? ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हिल्ली डुल्ली फूक फाक नहीं आया ना समझ में? कोई बात नहीं, सीधा ध्यान रखो कि भाई तारक काय करते क्या है सर? कोशिका विभाजन में मदद करता है। बोलना है कोशिका भैया कैसे करता है? वो ये इस प्रकार से होता है तारक काय। देखो बेटा, यहां पर आप देख रहे हो, ये बिंडल देख रहे हो, बिंडल, बिंडल माचिस, देसाई बीड़ी, छोटी देसाई, कितना नाम पता है रे तुमको? देखो यहां देखो, ये जो आप देख रहे हो ना ये डब्बा, ये देखो, इसमें इस प्रकार से जालीनुमा संरचनाएं हैं बेटा। क्या है ये? तो ये गोल होता है, और बीड़ी जैसी संरचना है, बीड़ी जो आप बोल रहे हो, बीड़ी ऐसी इस प्रकार से गट्ठा देखा है? गट्ठा जैसे कि ये देखो, मैं आपको क्या बताता हूं, ये पेन है, ठीक, ये पेन हुए, उसके अलावा ये रखें, ठीक, ये देखो, ये सारे पेनों को क्या बन गया? गट्ठा। ये तारक काय है, ये आपकी कोशिका में रहता है। काम क्या करता है? आपकी कोशिका विभाजन के समय काम करता है। अब वो कैसे करता है वो पढ़ाऊंगा बाद में, चिंता मत करो। तो समझ में आ गया तारक काय ऐसा होता है, ये जो गट्ठा देख रहे हो। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ भाई, अब यहां देखो, यहां पर मैं लिखूंगा भाई तारक काय। सबसे पहला सवाल, इसकी खोज किसने की आप बताना? टी बोवेरी। टी बोवेरी ने इससे क्या की थी बेटा? खोज। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? अब तारक काय में इस प्रकार का मैंने गट्ठा बताया आपको, इसमें दो कण होते हैं चिपके चिपके, ठीक है। इन कणों को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ठीक है। तारक काय में इस प्रकार जो गट्ठा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। और यही सेंट्रियोल आगे जाके जो कोशिका होगी जिसका केंद्रक होगा, तो यहां पर ये तारक काय, यहां पर ये तारक काय। तो इस प्रकार से धागे भेजकर इस केंद्रक को आधा यहां ले जाएंगे और इस केंद्रक को आधा यहां ले जाएंगे, ठीक है। ये धागे हैं, और ये धागे कहां से निकलते हैं? ये तारक काय है, तारक काय से धागे जाएंगे और केंद्रक को पकड़ के इधर खींच लेंगे, आधे को उधर खींच लेंगे,
और यही केंद्रक आधा ऊपर चल जाएगा और धीरे से डेवलप होकर एक नया केंद्रक बन जाएगा, ऊपर नीचे नया केंद्रक बन जाएगा, फलस्वरूप कोशिकाएं दो भागों में बढ़ जाएंगी। यस और नो? तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल से ही आगे चल के स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। कौन से फाइबर का? स्पाइंडल फाइबर। अच्छा, स्पाइंडल फाइबर क्या होता है? इन्हें हम हिंदी में कहते हैं तुर्क तंतु। क्या कहते हैं? सर ये तारक काय किस प्रोटीन से बनता है? तो आपको बताना है ट्यूबलिन नाम के प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से बनता है? ट्यूबलिन नाम के प्रोटीन। और एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में नहीं। कौन? तारक का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहां पर एक बात और सुनो, मैंने आपको अभी ये बताया कि मेरे भाई ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है, इस प्रकार की जो संरचना है, इसके कितने हिस्से होते हैं भाई? कितने कितने हिस्से होते हैं? 9। इसके 9 गट्ठे होते हैं। जो गट्ठा बताया था ना मैंने, ऐसा ये कितने होते हैं टोटल? इसमें तर्कु तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 9। और आपको पिछली स्लाइड पे अगर मैं लेके जाऊं, पिछली स्लाइड पे, तो यहां पर एक बात को ध्यान से समझना। ये देखो जरा, बिल्कुल ध्यान से देखो आप बात को, ठीक है? इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये देखो यहां, मुझे ये बोर्ड को आज भी चलाना नहीं आता ज्यादा अच्छे से। देखो ये क्या चीज है सर? ये क्या चीज है? ये दिख रहा है आपको? ये क्या चीज है? इसको ध्यान से देखो। अरे यार रुक जाए, इसको, ये ज्यादा सियाना बन रहा है ना, चल भाग ले अब तू, ठीक है? और ये देखो, आपको ये इमेज दिख रही होगी, बोर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। देखो ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये सर क्या चीज है? ये सर क्या चीज है? तो मैं आपको पेन से बना के समझा दूंगा। यहां पर इस प्रकार का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं नाभि। तो केंद्रक के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नाभि। अब नाभि में कितने तंतु होते हैं बताओ? 9। ये तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 9। यस और नो? और प्रत्येक तंतु में 3 छोटी छोटी सी नलियां होती हैं। कितनी नलियां होती हैं? 3। कितनी नलियां होती हैं? ठीक है, तो इन नलियों को हम कहते हैं सूक्ष्म नलिका। कौन सी नलिका बेटा? तो प्रत्येक तुर्क तंतु के अंतिम सिरे पर कौन उपस्थित होती हैं? सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3। इसलिए ध्यान रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिक तंतु। क्या कहते हैं? और उसी प्रकार यहां से इस प्रकार से एक आकृति आप देख रहे होंगे, रंगोली बन गई क्या? ठीक है, ये बैलगाड़ी के पहिए के समान एक संरचना होती है, जिस संरचना को हम नाम देंगे सेंट्रोस्फेयर। क्या देंगे? सेंट्रोस्फेयर। यही सेंट्रोस्फेयर आगे जाके कोशिका जब विभाजन होता है तो एस्टर का निर्माण करती है। और एस्टर क्या है? एक प्रकार का बंध, एक प्रकार का बॉन्ड। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब सेंट्रोस्फेयर से ही जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म होता है, स्पर्म की जो पीछे वाली पूंछ होती है, ये किससे बनती है बेटा? सेंट्रोस्फेयर। किससे बनती है? बात समझ गए कि नहीं? अब बताएं, तारक काय की खोज टी बोबेरी ने की थी? आने वाले प्रश्न बता रहा हूं। तारक काय की खोज किसने की थी? टी बोबेरी। तारक काय कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या तारक काय में स्पाइंडल फाइबर होते हैं जिन्हें तुर्क तंतु कहते हैं? इनके समूहों की संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9 होती है। गट्ठे की संख्या कितनी होती है? 9। इन समूहों के अंतिम सिरे पर सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक तंतु में कितनी सूक्ष्म नलिका? 3 सूक्ष्म नलिका होती हैं। उसके बाद आपसे पूछे, क्या तारक काय के अंदर सेंट्रोस्फेयर होता है? यह क्या करता है? एस्टर का निर्माण। एस्टर क्या है? वो कोशिका विभाजन आराम से पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। एस्टर का निर्माण करता है, बस इतना ध्यान रखो। स्पर्म के जो पूंछ होती है, ये किससे बनती है? सेंट्रोस्फेयर। इसे ही हमने क्या नाम दिया? तारक काय। कुछ भी पूछ सकता है यार, तारक काय
निम्न में से कौन सा अंग तारक काय में शामिल नहीं है? आपसे पूछ लेगा सेंट्रोस्फेयर, सूक्ष्म नलिका, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर, और उसके अलावा एक ऑप्शन दे देगा गोल्जी काय। तो आपको इसके सभी भागों को पढ़ना है, ठीक है। इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमें काय की तैयारी करना है, रेलवे के बड़े बड़े एग्जाम की, और पेपर निकालना है। चलिए, इसके बाद में आपको अगली क्लास पर लेकर चलूंगा, जिसको हम बोलेंगे क्या भाई? रसधानी। क्या बोलेंगे? रसधानी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स, ठीक है। रसधानी क्या होती है? जैसे मैं हूं आपके सामने, मैं खड़ा हूं यहां, ये मेरी जेब है। मेरी क्या है? ये जेब। आपको पता है मेरी जेब में कभी कुछ नहीं मिलता, कुछ रहता ही नहीं है, मैं रखता ही नहीं हूं, पर्स तो रखता नहीं हूं, पैसे भी नहीं रखता। ऑनलाइन का जमाना है, पैसे कौन पैसे, यहां भी कुछ नहीं मिले, लेकिन है तो जेब। जैसे मेरे शरीर पर मैंने जो कपड़े पहने हैं इनमें जेब है, ऐसे ही कोशिका जो होती है इसमें एक खाली जगह जो होती है, ये तो केंद्रक है, और कोशिका की कोई खाली जगह है, मान लो ये खाली जगह है, तो इस जगह पर कौन उपस्थित होंगी? कोशिका की जेब किसे कहते हैं? रस। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है भाई। यार अगर मैं कहीं किसी आयोजन में जाता हूं और मुझे किसी ने ये पेन गिफ्ट कर दिया, तो मैंने इसको अपने हाथ में रख लिया, किसी ने एक और पेन गिफ्ट कर दिया, इसे मैंने इस हाथ में रख लिया, अब कोई एक और पेन गिफ्ट करेगा, बहुत सारे गिफ्ट, तो मैं उठा के सबको ये लो, हाथ खाली होगा मेरे। ऐसे तो सुनो, जेब में पैसे भी रहते हैं, जेब हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती काम में। ऐसे ही कोशिका की जो जेब है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम निभाती है। जिस व्यक्ति के शरीर में रसधानी की कमी हो जाए या रसधानी खत्म हो जाए, वो व्यक्ति मर जाएगा। सर क्यों मर जाएगा? क्योंकि रसधानी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में स्टोर करके रखती हैं चीजों को, खाना, भोजन, पानी, सबसे ज्यादा पानी स्टोर करके रखती है रसधानी। किसी भी कोशिका में अगर पानी ज्यादा मात्रा में स्टोर रहता है तो वो रसधानी में रहता है, और कहते हैं कि रसधानी में से अगर पानी खत्म हो जाए व्यक्ति की मौत हो जाएगी। क्या हो जाती है? समझ गए कि नहीं? छुपा के रखता है, स्टोर करके। जैसे अपने घर में मैंने कल बताया था ना आपको, पापा पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन जब पापा को आवश्यकता पड़ती है तो पैसा कहां से लेते हैं? मम्मी से। मम्मी स्टोर करके रखती है चीज, ये रसधानी है, ठीक है, वैक्यूल्स। अब आगे इसके बारे में और सुनिए, क्या बोला मैंने कि सर कोशिका के बीच में या कोशिका में खाली पड़ी जगह पर क्या होती है सर? रसधानी। और ये स्टोर करती है काय को सर? पानी और खनिज पदार्थों। काय को स्टोर करती है? पानी और। इसकी खोज किया था बेटा स्प्लेन जानी। और किसमें खोजा था? स्प्लेंजा क्या है? एक प्रोटोजोआ, मतलब एक जीव है, एक जीव है। पढ़ेंगे आगे, सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी कुछ डाउट उठे ना, कुछ नहीं समझ में आए, तो आगे चल के वो चीज 3-3 4-4 बार आएगी, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। स्प्लेंजा एक प्रोटोजोआ है, और स्प्लेंजा प्रोटोजोआ के अंदर खोजा गया था किसे? रसधानी को। तो हम कह सकते हैं कि भाई सूक्ष्म जीवों में भी रसधानी पाई जाती। किसने खोज किया था इसकी? रसधानी जो होती है ना बेटा, ये जो रसधानी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है, और इस झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? तो बताएं, रसधानी के बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? हाँ या ना? लेकिन ये मुख्य रूप से किसके अंदर पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से ये पाई जाएंगी किसके अंदर? पौधों के अंदर। किसके अंदर? पौधों के अंदर पाई जाती है मुख्य रूप से, और बहुत ज्यादा संख्या में होती है प्रत्येक कोशिका में। हमारी कोशिका में रसधानियां होती हैं, लेकिन एक होगी या 1 से 2-3 होंगी ज्यादा, लेकिन पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में स्टोर करते हैं भाई। अरे हाँ या ना? तो इनकी मुख्यतः जो भूमिका है वो किनके अंदर रहती है भाई? पेड़ पौधे। किनके अंदर रहती है? अब एक बात और सुनिए रसधानी के बारे में, कि जो वैक्यूल्स होती है ना बेटा, देखो यहां पर जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, यहां पर एक बात और आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, और एक आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी रसधानी मैच्योर है? ये वाली क्या है? मैच्योर। जैसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? परिपक्व। परिपक्व रसधानी। क्या बोलेंगे बेटा? परिपक्व रसधानी।
संख्या भले ज्यादा हो कोई मतलब नहीं, आकार बड़ा होना चाहिए। तो जिनका आकार बड़ा होगा वो परिपक्व, जिनका आकार छोटा है वो अपरिपक्व। अब रसधानी से क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्या रसधानी को वैक्यूल से बोलते हैं? क्या रसधानी को कोशिका का जेब कहते हैं? क्या ये मुख्यतः पेड़ पौधों में मिलती है? क्या ये भोजन पानी को स्टोर करती है? क्या रसधानी में स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो हमारी मौत हो सकती है? क्या ये संख्या में ज्यादा हो और आकार कम हो तो अपरिपक्व कहलाता है? देखिए संख्या भले कम हो आकार बड़ा हो तो आ गया मजा? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये क्या था भाई? रसधानी। अब आगे आपको एक बेहतरीन चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे मेरे भाई? मजेदार, बहुत मजेदार, सबसे जटिल, सबसे खतरनाक। कल यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था मेरे ख्याल से, ठीक है? पानी पी लूं मैं? यहां तक मैंने आपको कल बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया था। अब आपको पढ़ना है क्या? केंद्रक के बारे में। देखिए केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसे 1831 में खोजा। एक पौधे की कौन सी कोशिका में? पहले पौधे का नाम क्या था? ऑर्किड। क्या था? ऑर्किड। पौधे का नाम था ऑर्किड, और इनको हिंदी में भी लिख देते हैं रॉबर्ट ब्राउन। हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत है तो वह है इंग्लिश। ऑर्किड पौधों की कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? एपिडर्मल कोशिका। कौन सी कोशिका? तो बताएं केंद्रक की खोज किसने की? कौन से पौधे के अंदर? बोल बेटा, कौन सा पौधा? ऑर्किड नाम का पौधा के अंदर कोशिकाओं की खोज की, सॉरी केंद्रक की खोज की। और कौन सी कोशिकाओं में खोजा गया? कौन सी? केंद्रक। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, तो आप क्या बोलोगे? कौन है? केंद्र। कौन है बेटा? एक बात ध्यान से सुनो, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, सबसे छोटा अंग, सबसे मजबूत अंग, ये जो मिसलेनियस है ना, कोशिका के आखिरी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना उसके बाद, चिंता नहीं करना। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है भाई? केंद्रक। जैसे हमारे, ये पूरा मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा मुंह है, ये मेरा आंखें है, ये मेरे कान है, ये मेरा मस्तिष्क है, ये मेरा पूरा शरीर है। इस शरीर का बादशाह कौन है? केंद्र। गधा। कौन है? दादा। कौन है? दादा। ये चाहेगा तो हाथ उठेगा, ये नहीं चाहेगा तो हाथ नहीं उठेगा। हमेशा एक ही बात बोलता हूं, गवर्नमेंट क्यों बोलती है सर पे हेलमेट पहनो? कभी बोला है कि पैरों में हेलमेट पहन के चलो? पैर कट जाएगा, इंसान नहीं मरेगा। चाकू मार दो, इंसान बच जाएगा। गोली लग जाएगी, बच जाएगा। गोली शरीर के चेस्ट को छोड़ दो अगर, और ब्रेन को छोड़ दो, कहीं भी मार दो इंसान बच जाएगा। पेट में मार दो गोली, अस्पताल बच जाएगा। दिमाग में गोली लगने के बाद इंसान बच ही नहीं सकता, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो जाए। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अभी जैसे किसी एक इंसान का सर काट के गर्दन से वो किसी दूसरे की बॉडी में चिपका दो, क्या ये संभव है? शंकर जी ने गणेश भगवान को, अच्छा हमारी बात सुनो जरा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं, इसने ये कारनामे को करने के लिए जिम्मेदारी ली है और इस पर प्रयोग चल रहा है। एक व्यक्ति का ये हिस्सा काट के दूसरे की बॉडी में लगा दो, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि दिमाग की कोशिकाएं शून्य होने से पहले ये सर उसके शरीर में लग जाना चाहिए। तो इसमें आदमी करेगा ऑपरेशन, दो हाथ कब तक? कितनी कितनी नसों को, जो हजारों नसें हैं, कितनी नसों को, इसमें 6 हाथ वाले रोबोट, सट 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 सट, रोबोट समझते हो? एआई, इस काम के ऊपर प्रयोग चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरा यह मानना है कि अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं, अंतिम संस्कार ना करवा के ये कहा जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी
बायोलॉजिकली या जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो मेडिकल लेबोरेटरी हैं, उनको दान कर दो ताकि अपने शरीर के ऊपर क्या हो सके, प्रयोग। अरे खुदा ना खास्ता हो उनके प्रयोग में अपन फिर से जिंदे हो गए तो बल्ले बल्ले। गलत बोल रहा हूं क्या? वो भी आदमी को देख के प्रयोग करेंगे। अब मान लो मुझे लेकर गए तो अच्छा है, मर गया, एक काम करो उसको जिंदा करने की कोशिश मत करो, इसकी खोपड़ी खोल के देखो क्या है अंदर। चलिए, अब कोशिका का सबसे बड़ा, तो हमारे शरीर में सबसे वजनदार कौन है? दिमाग। ऐसे ही कोशिका का अगर कोई दिमाग है तो वो कौन है? केंद्र। तो कोशिका का मस्तिष्क कौन है? कोशिका का दिमाग कौन है? कोशिका का मैनेजर कौन है? कोशिका का माई बाप कौन है? तो ये क्वेश्चन नहीं आया कोशिका का माई बाप कौन है। ठीक है, चलिए अब एक बात सुनो, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं मेरे भाई, उन सभी कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक। लेकिन हमारे शरीर में एक कोशिका ऐसी है जिसमें केंद्रक नहीं होता। उस कोशिका का नाम क्या है? आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी में क्या नहीं होता? आरबीसी में केंद्रक नहीं। सर मनुष्य के शरीर में कौन सी वो कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड। बिल्कुल, ये मत सोचना कि मेरा ध्यान पढ़ाने पर, मैं सबको देख रहा हूं, अभी पूछ लूंगा उठा के। ठीक है, एक बात सुनिए, पेड़ पौधों के अंदर भी एक सेल होती है जिन्हें सीप सेल कहते हैं। इनके अंदर भी क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। कौन सी सेल के अंदर? पेड़। अरे हाँ कि नहीं? सर कोशिका का दिमाग कौन है? सर केंद्र की खोज कौन ने की थी? कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है? सर केंद्रक शब्द कहां से लिया है? तो सर ग्रीक। वर्तमान में इसका नाम क्या है? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है? ग्रीक या ग्रीस एक देश है, इस देश की राजधानी एथेंस, यूरोप का। एथेंस से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अब सुनिए, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है? कैरियन कर्नेल। जहां से जन्म हुआ है किसका? केंद्रक का या न्यूक्लियस का। और इसीलिए केंद्रक का अध्ययन केंद्रक का अध्ययन का कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन मजेदार असर। और अरे बहुत पढ़ाऊंगा आज, केंद्रक पढ़ाऊंगा, मजा जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा बेटा। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, कि जो केंद्रक होता है हमारा, ठीक है, जो केंद्रक होता है, भावना जी इधर देखिए ना, जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है। सर क्या होती है बेटा? झिल्ली। ये कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली। तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर की झिल्ली केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब यह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, केंद्रक झिल्ली। यह दोहरी झिल्ली होती है। कितनी झिल्ली होती है? अब दोहरी झिल्ली होती है बेटा, लेकिन इस झिल्ली में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं इसके अंदर, झिल्ली के अंदर। ठीक है, अब आगे एक बात और वो आपसे पूछ सकता है, सर किस चीज की बनती है? तो ये लिपोप्रोटीन, क्या लिपो? गोबर लिपो प्रोटीन किसकी बनती है बेटा? लिपोप्रोटीन की बनती। कौन सी झिल्ली? दोहरी केंद्रक झिल्ली। अच्छा, इसमें छिद्र होते हैं क्या? इसमें क्या होते हैं? इसमें छिद्र होते हैं। अच्छा, ये काम क्या करती है बेटा? ये काम क्या करती है? देखो एक बात सुनो, ए भाई, ए गरीबों के जे की शराब, इधर देख बेटा, बुरे मुंह के। ये कोशिका, हाँ तुम सही बोला, इधर देखो, कोशिका के अंदर ये मैंने ये बनाया, ये क्या है? द्रव, लिक्विड। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। लेकिन मेरे बाबू, मेरी सोना, मेरी जादू टोना, जो केंद्रक के अंदर द्रव होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या? केंद्रक। पापा की परी और मम्मी के हेलीकॉप्टरों,
कोशिका के, हाँ, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ। केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव? कोशिका के अंदर कौन सा द्रव? यहां देखो बेटा, जो कोशिका द्रव है ना, इसे हम बोलते, कोशिका को साइटो बोलते हैं, ध्यान रखना। कभी भी साइटो जब दिखे ना, तो साइटो मतलब कोशिका, तो इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? तो कोशिका द्रव कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव। इन दोनों द्रवों को अलग करने का काम कौन करती है भाई? केंद्रक। मिलने नहीं देती आपस में। सर छिद्र होते हैं, वो क्या? नहीं, छिद्र जो होते हैं वो जब कोशिका विभाजन होता है, तो छिद्र उस समय पर अंदर के पदार्थ को कहां निकाल देते हैं? बाहर। इसलिए ये छिद्र पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सर और बताएं सर, मजा ही आ गया आज तो, मजा ही आ गया, भगवान की कसम मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई। सर एक बात और सुनो, ये केंद्रक जो झिल्ली है ना बेटा, ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका भी ये क्या होती है बाबू? ये बता चुके हैं हम, अजी बता चुके हैं क्या होता है ये। यूकेरियोटिक कोशिका जंतुओं की कोशिका, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछ ले तो आपको बताना है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। क्या बताना है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और प्रोटोजोआ। देखो बेटा, आपको है ना ये नाम पढ़ के तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आप कहोगे ये कौन फोन लगाता है? तुम्हारी भाभी यार बहुत परेशान करती है, हर कभी फोन लगा देती है। अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा ना तो लड़ाई होगी बहुत। ब्लॉक नहीं कर सकता बाबू, कैसे ब्लॉक कर दूं? चलो, हाँ। कल मेरा मुंह सूजा हुआ देखना चाहते हो क्या तुम लोग? ब्लॉक यार। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजुआ, ये जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में अपन है जंतु, जो चीज दिखाई देती है वो यूकैरियोटिक। अब चीज में कौन? जो जंतु है, नहीं तो पता लगे टेबल, कुर्सी, इनके अंदर कोशिका है क्या? क्या बात करते? चलिए आगे चलें। चल अब भाई अगला जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, या हम न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे कहेंगे? केंद्रक द्रव। क्या कहेंगे? क्या? तो बेटा मेरे बच्चे, मेरे बाबू, जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। इसे हमने क्या बोला? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो केंद्रक का लिक्विड होता है इसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। ये किससे बनता है? ये प्रोटीन से बनता है। ये किससे बनता है? प्रोटीन। और इसमें क्या होता है? आरएनए। क्या क्या होता है भैया? इसमें प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, और क्या होता है सर? फास्फोरस भी होता है, और क्या होता है सर? न्यूक्लिक एसिड भी होता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? फास्फोरस भी होगा सर। क्या होगा? फास्फोरस। और क्या होगा सर? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, हाँ या ना? अरे यार सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या? इसको अभी उड़ाएंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ना, इसको बहुत तगड़ा उड़ा देंगे अपन, चिंता नहीं करना। सर न्यूक्लिक एसिड क्या हो रहा है बेटा? आंखों पे पड़ रहा है। अच्छा तो आप यहाँ आ जाओ, जल्दी उठो वहां से, जल्दी उठ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। आपकी आंखें खराब नहीं होना चाहिए बेटा, हमारी आंखें पूरी खराब हो जाए वो चलेगा? हाँ भाई, मेडिकल तो हमारा होना। देखिए, तो न्यूक्लिक एसिड को उड़ा देंगे, ये बात समझ में आई? प्रोटीन, आरएनए, फास्फोरस, इससे मिलकर बनता है कौन? केंद्रक द्रव। बेटा आपका नाम क्या है? नए वाले भैया, नए नवेले। अजय चौधरी, अनय, क्या नाम है यार, मजा आ गया तुम्हारा। अनय, बहुत प्यारा नाम। तो अनय यहां देखो, हाँ ताली बजा दो। अनय जो है, अनय जो बोल रहा है, ये जो केंद्रक है इसके अंदर जो केंद्रक का जो लिक्विड है, ये फास्फोरस होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए है ना? अब एक मिनट, नजर हटी, दुर्घटना घटी मेरे भाई, सुन लेना, गर्दा उड़ाने वाला हूं। ये देखो नुक्ति बटेगी, नुक्ति बटेगी, नुक्ति खिलाएंगे बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन होने दो। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो आप, देखो ध्यान से। ये जो मैंने आपको अभी बताया मेरे गरीब दोस्त, ये जो है, ये केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला क्या है? केंद्रक द्रव। अब इस केंद्रक द्रव में इस प्रकार के कुछ संरचनाएं होती हैं। ये ये
ये क्या है सर? सर यही तो है, वही तो है ये क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? क्रोमेटिन। सर क्रोमेटिन क्या होता है? देखो बेटा, क्रोमेटिन सब बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन सुन लो, ये जो धागे नुमा संरचनाएं हैं केंद्रक के अंदर, बातें मत कर बेटा, तेरी जबान खींच के ना गले में लपेट दूंगा ऐसे। देखो, क्रोमेटिन के धागे रिश्तों के धागे नहीं है, ये रिश्तों के धागे कह सकते हो आप, इसी से तो बच्चे पैदा होंगे। ये क्रोमेटिन आगे चल के जब कोशिका विभाजन होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। आगे चल के यहीं से डीएनए निकलता है। डीएनए में क्या होते हैं? जीन जो बताते हैं कि ये बच्चा किसका है। ये नहीं होंगे तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा सर। तो क्रोमेटिन कहां होते हैं सर? केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है, उस केंद्रक द्रव में होते हैं क्रोमेटिन। वाह, मजा आ गया सर। अब यहां पर देखिए, क्रोमेटिन किसके बनते हैं पूछे तो आपको बताना है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सर? और क्या होता है? डीएनए। सर और क्या होता है? आरएनए होता है। मोबाइल रख ले रहे हो, फोन आया। किसका फोन आया? पापा का फोन। पापा जक नहीं मार रहे? घर पे अकेले है क्या पापा? देखो, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए और से बनते हैं कौन? क्रोमेटिन। अरे भैया दादा, क्रोमेटिन किससे बनते हैं? डीएनए आरएनए और। अरे मजाक मस्ती में इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्लास इतनी खतरनाक है, सीरियसली पढ़ा दूंगा, दिमाग के फाल्ट उड़ जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा तुमको सबको। किससे बनता है क्रोमेटिन? डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब सर क्रोमेटिन क्या होता है वो आगे पढ़ाएंगे, इतना बता दिया। अब एक बात और सुनो सर, वापस जूम करो इसको सर, ये और जूम करते हैं। लो सर, और अंदर घुसेंगे इसमें और यहां तबाही मचा देंगे सर, गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? गर्दा। ये अगर केंद्रक है जो कोशिका का बाप है कह सकते हैं, तो यहां मां भी है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रिका। सर केंद्रक के अंदर कौन होती है? जैसे हमारे घर में हमको लगता है कि हमारा पापा बड़े जबरदस्त हैं, हमारे पापा घर के मुखिया हैं, लेकिन अंदर की बात ये, घर के पापा मुखिया नहीं है, मम्मी जो है वो है मुखिया। ऐसे ही भैया अंदर जो केंद्रिका है, ओरिजिनल में अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर केंद्रिका। इसकी खोज किसने किया था सर? इसकी खोज किया था सर फोंटाना। किसने किया था? फोंटाना। केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटाना। सुनिए, ये क्या करती है सर? ये प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती सर। और क्या करती है सर? आरएनए को बनाती है सर, राइबोसोम को बनाती है सर। सर अगर यही नहीं होगी कहां बनेगा प्रोटीन? कहां बनेगा? इसका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये केंद्रक पागल हो जाएगा, बेवड़ा हो जाएगा, शराब के नशे में इधर उधर नाली में पड़ा मिलेगा। आपको याद आएगी ना, केंद्रक बिना केंद्रिका के जिंदा रह ही नहीं सकता। इसका रंग पूछ सकता है सर, ये इसका रंग, तो आपको बताना है सर इसका रंग क्या होता है? बैंगनी। केंद्रिका का रंग क्या होता है सर? खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? राइबोसोम का निर्माण करती है सर। जब कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन जब अंत समय आता है, तो ये केंद्रिका सारा प्रोटीन और सारा आरएनए, सारे राइबोसोम त्याग देती है। मैं अपनी पूरी संपत्ति दान करती। और दान करते समय कैसा बैठा है बेटा? प्रवचन चल रहे हैं क्या ये गौतम गंभीर? ये पूरा प्रोटीन यहां से निकलकर, अभी बताया ना, केंद्रक की जो झिल्ली होती है उन छिद्रों में से बाहर आ जाता है,
और राइबोसोम के पास पूरा प्रोटीन जाके जमा हो जाता है, और राइबोसोम जिसे हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो केंद्रिका की खोज किसने किया था? किसने किया था? बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई हो तो हिल्ली डुल्ली फूक फाक छिकी वापस। अब पढ़ेंगे बेटा न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल? न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में लिखें तो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ला बेटा पानी आनी पिलवा दो जरा, पानी मतलब थोड़ा ख्याल व्याल रखा करो। मनीष किससे बात कर रहे हो? ओ माय गॉड, कहा जा रहे हो बुरे मुंह के? देखो इतनी बार बार क्यों लगती, बंद कर दे दरवाजा, इसको डॉक्टर को दिखवा दो भाई। ओए हगीज वगीज पहन का देखो यहाँ सुनो सुनो, ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? बहुत जबरदस्त होता है सर। सर बताओ तो। न्यूक्लिक एसिड अमीनो अम्ल। भाई न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिड को, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिड को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सर न्यूक्लियस क्या होता है? अभी तो बताया बेटा। केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो न्यूक्लिक एसिड। सर न्यूक्लिक एसिड के प्रकार कितने होंगे? सर दो होंगे। सर कितने होंगे? दो। एक डीएनए और एक, सर डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सर आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सर मजा आ गया सर, डीएनए और आरएनए, डीएनए और सर दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा दोनों का जरा बताओ तो जरा, अंदर की बात गहराई से। तो अंदर की बात पढ़ें? चलो मेरे भाई अंदर की बात पढ़ लेते हैं, ये लो। ठीक है चलो, एक तरफ मैं लिख दूंगा डीएनए और एक तरफ मैं लिख दूंगा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म यहां लिखा है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म लिखा है राइबोस। सर इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो फेडरिक मिसर। फेडरिक मिसर। सर इसकी खोज किसके द्वारा की गई? फेडरिक मिसर। फेडरिक मिसर। सर इसका डबल हेक्सेल मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वॉटसन एवं क्रिक। वॉटसन एवं क्रिक। सर डबल हेक्सेल मॉडल बताऊंगा अभी 2 सेकंड बाद। डबल हेक्सेल मॉडल प्रस्तुत किसने किया? वॉटसन एवं क्रिक। सर इसका सिंगल हेक्सेल मॉडल, ये सिंगल हेक्सेल होता है, ये किसने किया? फेडरिक, फेडरिक मिसर। चलिए सर, सर डीएनए नाम किसने दिया? जैक रिच। जैक रिच। सर इसका नाम किसने दिया? फेडरिक मिसर। देखो भाई ये क्या बोलता है? मेरा सिर्फ एक ही बाप, मेरा सिर्फ एक ही बाप है, जो कौन है? फेडरिक मिसर। ये बोलता है मेरे 4 बाप। ये क्या बोलता है? फेडरिक मिसर एक, वाटसन एक, क्रिक एक, जैक रिच एक। ठीक है, डीएनए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे चलें? बहुत बढ़िया, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करें। अब मेरी बात सुनिए। सर इसमें कौन सी शुगर होती है? तो आप बताना सर। इसमें पेंटोज शुगर होती है। कौन सी? सर इसमें कौन सी? सर इसमें भी कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर होती है सर? कौन सी शुगर होती है? सर ये द्विकुंडलित होता है। कितने कुंडलित होता है? अब ये सब पढ़ा चुका हूं। पेंटोज शुगर, शुगर नहीं देख, जाके वो देख लेना कार्बोहाइड्रेट की वीडियो। ठीक है, इसका सुनिए, ये द्विकुंडलित होता है, ये एक कुंडलित होता है, एक कुंडलित होता है। ओके सर। सर आकार बता दीजिए, क्या बता दीजिए?
आकार बता दीजिए। ठीक है, देखो बेटा ये इस प्रकार से होता है। कैसा? ये इसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए। इसके कितने हिस्से होते हैं? दो, एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए इसे द्विकुंडलित बोला। ये सिंगल होता है सर। ये कैसा होता है? ये सिंगल होता है सर। ये कैसा होता है सर? सिंगल होता है, सिंगल होता है। ठीक है सर। इसके कितने बेस होते हैं सर? देखो ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। सर ए टी सी जी ये क्या है? ये बेस है, ये क्षार है। क्या है? क्षार। कितने प्रकार के क्षार होते हैं? 4। सर ए का नाम मतलब क्या? ए का मतलब एडेनिन। ए का मतलब सर एडेनिन। सर टी का मतलब थायमिन। टी का मतलब सर सी का मतलब साइटोसिन। और सर जी का मतलब गुआनिन। जी का मतलब गुआनिन। ठीक है सर। ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। ये क्षार है, ये बेस है, ये पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाए, जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूं बनने वाला, कि डीएनए का बेस किससे बनता है, तो आप बता देना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर इसमें भी होता है ए डबल बॉन्ड टी, लेकिन यहां सॉरी, यहां पर एक बहुत बेहतरीन बात अरे हाँ बता रहा हूं, सुनिए। ए सी जी तीनों होते हैं इसमें। क्या होते हैं? ए सी जी तीनों होते हैं, लेकिन टी नहीं होता। टी की जगह क्या होता है? यू। क्या होता है? यू होता है। ठीक है। ए का मतलब अभी बताया क्या? एडेनिन। सी का मतलब साइटोसिन। जी का मतलब, और यू का मतलब यूरासिल। यू का मतलब। तो आपसे पूछे कि इसका बेस काय का बनता है, तो आप क्या क्या बताएंगे सर? क्या बताएंगे? गर्दा गर्दा उड़ा देंगे सर। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया यार। सर अब एक बात बताओ सर, मजा तो खूब आ रहा है, लेकिन स्लाइड फुल हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा यार। चलो नई स्लाइड पे चल। पहले ये बताओ ए का मतलब, टी का मतलब, सी का मतलब, जी का मतलब क्या होता है? अब सर वापस चलेंगे। सर डीएनए क्या होता है? सर डीएनए कुछ नहीं होता, ये एक आनुवांशिक पदार्थ। कैसा पदार्थ है? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में संचार करता है। लेकिन ये क्या करता है? ये आरएनए कुछ नहीं करता, ये सर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब प्रोटीन का उत्पादन करता है। किसका? प्रोटीन। तो हमारे शरीर में आरएनए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरएनए प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो फिर डीएनए कहां से बन जाएगा? डीएनए का अधिकांश हिस्सा डीएनए क्या है? प्रोटीन ही तो है। अरे हाँ या ना? चल क्या हुआ? ठीक है, सुनिए। ये डीएनए के बारे में आपसे पूछे तो सर ये क्या है, तो बेटा ये डीएनए ज्यादा स्थायी होता है। डीएनए बहुत स्थायी होता है मेरे राजकुमार, और ये बहुत कम स्थायी होता है। ये स्थायी ज्यादा होता है, ये स्थायी कम। सर और बताएं बेटा, डीएनए जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। सर आरएनए जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आर, सबसे पहले एम कर देंगे, एम आर टी, या सीधा ऐसे कर दो ना, आर टी एम। रोहित, तोमर, मासाब, ये बहुत बढ़िया, मजा आ गया। राइबोस का मतलब होता, आर का मतलब होता है राइबोस, आरएनए। टी का मतलब ट्रांसफर, आरएनए। एम का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आरएनए में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी? आर। कितना परसेंट हिस्सा होता है? 80%। होता क्या है कि जब शरीर को प्रोटीन की या कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले मैसेज कौन भेजेगा? एमआरएनए। फिर आरआरएनए राइबोस, मतलब ये प्रोटीन बनाएगा।
और टीआरएनए ट्रांसफर कर देगा। यस और नो? सर थोड़ी देर पहले आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था, वो बताइए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। सर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया सर, मजा आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड क्या है बताएं सर। न्यूक्लिक एसिड सर जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर पाए जाने वाले एसिड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस एसिड। और न्यूक्लियस एसिड या न्यूक्लिक एसिड की इकाई क्या है? तो आप बताना। इसकी इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है इसकी इकाई? क्या है? अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं सर? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार होता है शुगर। पहला प्रकार क्या होता है बेटा? शुगर कौन सी? मेरे को लग रहा है अन्य भाई तुम ऐसा निकल रहा है सब, है ना ऊपर से? ठीक, पहली क्लास है ना बेटा। डीऑक्सी, आप पढ़ते ना डीऑक्सी राइबोज। तो जो डीऑक्सी है, डीऑक्सी क्या है? शुगर है। आपसे कहे डीऑक्सी राइबोज क्या है? शुगर है। डीऑक्सी राइबोज पूछे या आपसे केवल राइबोज के बारे में पूछ ले तो ये सब क्या है? शुगर। सर और क्या होता है? और सर फॉस्फेट होता है। सर क्या होता है? फॉस्फेट। बताए फॉस्फेट किसका हिस्सा है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? इकाई है किसकी? न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है इनकी इकाई न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्रकार के, शुगर, फॉस्फेट और एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, नाइट्रोजीनियस। अब ये नाइट्रोजीनियस जो बेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक तो होता है सर प्यूरिन, ठीक है, और एक होता है प्राइमिडाइन, ठीक है। जो प्यूरिन होता है इसमें एक आएगा आपका एडेनिन, एक को हमने क्या बोला? एडेनिन। और एक आएगा जी जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्वानिन। बचता क्या है? टी। क्या बचता है? टी, सी और आर, सॉरी यू। टी को हम बोलते हैं थायमीन, सी को हम क्या बोलते हैं? साइटोसिन, साइटोसिन, और यू को क्या बोलते हैं? यूरासिल, ठीक है। तो आपसे पूछा सर न्यूक्लिक एसिड क्या है? सर न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिड है और इनकी इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 भाग, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस 2 भाग, प्यूरिन और प्रीमिडाइन। प्यूरिन के 2 हिस्से, एडेनिन और प्रीमिडाइन के 3 हिस्से, थायमिन, साइटोसिन। इसीलिए तो मजाक मस्ती करता हूं कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा हो तो फिर पढ़ेंगे, फिर नहीं आएगा फिर पढ़ेंगे। मैं हूं ना पढ़ाने के लिए आपको। आई लव यू टू यार बेटा, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ 3, चल देखो सर न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? सुनिए ध्यान से। न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं, न्यूक्लियोटाइड, अच्छा सफेद झाग बनाता है, तुम देख कपड़े भी धुल लेता होगा फिर तो। अच्छा ये किससे बनते? ये बनते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट से मिलकर। किससे मिलकर बनते हैं? हाँ कि नहीं? अरे हाँ। अब एक क्या होता है न्यूक्लियो, ये किससे मिलकर बनता है? ये किससे मिलकर बनता है? शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजीनियस क्षार, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए। अब यहां पर एक बात सुनो, आपसे पूछे कि सर A डबल बॉन्ड T तो C ट्रिपल बॉन्ड G, ये सब क्या है सर? ये क्षार है। क्या है बेटा? ये क्षार। ये क्या है? क्षार। अब आपसे बोले सर ये तो किसके हैं सर? DNA।
लेकिन सर आरएनए के क्या होंगे सर? तो ए डबल बॉन्ड यू और बचा क्या? सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ये किसके बेस है? आरएनए। ये किसके बेस है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। न्यूक्लियोटाइड किसके बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड किसके बनते हैं? शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस। ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। आरएनए ये क्या है? बेस। ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। हाँ कि नहीं? अब कितना हो गया? अभी तो इंजन गर्म हुआ है भाई, अभी थक गए क्या आप लोग? इतना तो कल तक पढ़ा दिया था, अब आगे पढ़ाना है ना। चलो, थक गए हो तो भैया क्या बोल सकते हैं। सुनिए, एक बात और सुनिए ध्यान से। डीएनए का डबल हेक्सेल मॉडल मैंने बताया था ना, ऐसा ऐसा। ये किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक, जिसके कारण इन्हें 1962 में कौन सा प्राइज मिला? नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज मिला? वाटसन एवं क्रिक को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। कब मिला था? 1962। बताएं, न्यूक्लियोटाइड्स किसकी इकाई है? किसकी? न्यूक्लिक एसिड। बात समझ गए कि नहीं? ये कहानी हो गई, ये रामायण हो गई फिनिश। अब यहां पर हमें पढ़ना है गुणसूत्र। क्या पढ़ना है बेटा? देखिए, गुणसूत्र क्या होते हैं मैं आपको पीछे लेके चलूंगा। यहां पर ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, इसको देखो ध्यान से, बस कुछ मत देखो, इसको देखो। ठीक है, देखो हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, हमारे शरीर में जो क्या होती है, उस कोशिका में जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर मैंने अभी पढ़ाया कि भैया ये केंद्रक है। पढ़ाया कि नहीं बेटा? ये क्या, कौन सा रंग ले रहा हूं मैं? ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर कुछ एसिड होते हैं और उन एसिड में ऐसी संरचनाएं होती हैं धागेनुमा। तो वो ऐसी संरचनाएं, धागेनुमा जो संरचनाएं अभी मैंने पढ़ाई थी, जिन्हें हमने क्रोमेटिन कहा था, वो कोशिका विभाजन के समय छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? गुणसूत्र। क्या देते हैं? बस ये वही गुणसूत्र का डायग्राम है। सुनिए, गुणसूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। गुणसूत्र की सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है? पेलिकल। क्या कहलाती है? आपसे पूछे सर गुणसूत्र की सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है? पेलिकल। अच्छा, गुणसूत्र के अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। क्या होती है बेटा? इसके अंदर जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेनेमाटा। क्या कहते हैं? गुणसूत्र का सबसे ऊपरी हिस्सा भी होता है जिसे हम कहते हैं टेलोमेयर। क्या कहते हैं बेटा? टेलोमेयर। क्या कहते हैं? अब गुणसूत्र जब आगे जाकर टूटने वाले होते हैं तो जो छोटी सी संरचना के माध्यम से जो जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, यहां पर ये धागे से जुड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? गुणसूत्र की सबसे बाहरी संरचना, गुणसूत्र का सबसे बाहरी संरचना पेलिकल। पेलिकल। अंदर वाली संरचना मैट्रिक्स। इनके अंदर क्या होते हैं? क्रोमेनेमाटा। दो गुणसूत्र किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमेयर। किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक है कि नहीं? बस मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अगर आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ा दूं। ठीक है, चलो।